कैसे हैं मेरे प्यारे मुन्नो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो चलिए आज एक नए धमाकेदार पिछला जो क्लासेज है वो क्लास 10th का फिजिक्स का जो टॉपिक है हमने फर्स्ट क्लास जो है पढ़ चुके थे। ठीक है, यानी कि क्लास एक जो है हम लोगों ने कर चुका था 1 तारीख को। ठीक है, कल की क्लास जो नहीं हो पाई थी क्योंकि नेट का जो प्रॉब्लम था वहाँ पे यहाँ पर जो था ना नेट कंफर्टेबल नहीं था, यानी कि नेट जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। इसके वजह से जो है क्या हुआ कि बहुत परेशानी हुआ, क्योंकि मैंने लाइव कर भी दिया था। खैर उन सब बातें को छोड़ते हैं, चलिए हम सीधा करते हैं टॉपिक का स्टार्ट। जो भी मैंने पिछली पढ़ाया है पिछले वीडियो में उसको आप देखे हैं कि नहीं तो फटाफट से बता दीजिएगा कि देखे हैं कि नहीं। तो चलिए हम इसको तुरंत 1 से 2 मिनट में इसका रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले मैं कल बताया था कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें आंखों को, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदनाएं उत्पन्न करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे आगे इसका जो है प्रकाश स्रोत के बारे में नहीं बताए थे, तो प्रकाश स्रोत जो हम बता दिए थे कि मतलब कैसे कैसे उत्पन्न होता है। तो इसमें हम जानेंगे कि प्रकाश स्रोत जो है किस चीज से वो उत्पन्न होता है और इसके कितने भेद होते हैं। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, इस पे थोड़ा सा जो है विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। देखिए, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस भी वस्तु से प्रकाश जो है उत्सर्जित होगा उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य तारे मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब। सबसे आप लोग तो जानते ही होंगे, डेली लाइफ में आप लोगों के घर में जो बल्ब जलते हैं, बल्ब जो जलता है वही जो है लाइट प्रकाश यानी प्रकाश उत्पन्न करता है। अच्छा, एक चीज आप अगर बंद कमरे में देखे होइएगा कि वहां पर से जो अगर बंद कमरा होता है एकदम अन्हार, तो जहां जहां छिद्र होता है वहां से प्रकाश आता है तो घर में रोशनी आती है। दूसरी बात, अगर आप नाइट के समय में अगर लाइन कट जाता है, लाइन बिजली जो कट जाता है तो क्या अंधेरा होता है कि नहीं, तो वही होता है। और वहीं अगर बिजली आ जाती है तो वह प्रकाश उत्पन्न कर देता है, प्रकाश इतना उत्पन्न कर देता है कि हमको दिखाई देने लगता है। तो यही प्रकाश होता है। तो यहीं से प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो सूर्य भगवान, धरती पर तो पहले सूर्य भगवान है, तो उनसे बड़ा कोई प्रकाश स्रोत हो ही नहीं सकता प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रकाश का जो स्रोत है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत या दीप्त, प्राकृतिक या दीप्त स्रोत। दूसरा होता है मानव निर्मित या अदीप्त स्रोत। ठीक है, मानव निर्मित या अदीप्त स्रोत। तो पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक स्रोत क्या है। देखिए, प्राकृतिक स्रोत यानी कि दीप्त स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, क्या है कि प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत यानी दीप्त स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यानी क्या है कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम प्राकृतिक स्रोत या दीप्त स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत को ही दीप्त स्रोत कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हुए हैं। देखिए, पहला है हमारा सूर्य, दूसरा है तारा, जलती हुई मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, और इसके बाद जो है भगजोगनी, वह स्वयं मतलब जो है प्रकाश उत्पन्न करता है, भगजोगनी। अभी तो खैर नहीं मिलता होगा लेकिन फिर भी कहीं कहीं गांव और गृहस्थी में यह मिलता होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, भगजोगनी। ठीक, अब हम बात करते हैं मानव निर्मित या अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए, मानव निर्मित जो हो मानव के द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है, तो मानव निर्मित या अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चलते हैं तो देखिए, इसमें जो होता है चंद्रमा, चंद्रमा के पास जो है ना कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से है जो क्या करता है, अब खुद को चमकता है, यह सूर्य के प्रकाश से खुद चमकता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा हो गया पृथ्वी, पृथ्वी जो चमकता है यह सूर्य के प्रकाश से ही हमें दिखाई देता है। दूसरा, वस्तु, कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई देता है या चमकता है वह किसके, सूर्य के प्रकाश या किसी अन्य के प्रकाश से ही हमें दिखाई देता है, या उससे प्रकाश उत्पन्न होता है किसी अन्य स्रोत से ही। ठीक है, तो ये हमारा रहा मतलब जो है मानव निर्मित यानी कि अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब हम जानेंगे, देखिए ये तो है प्रकाश के स्रोत। दूसरी बात, इसके बाद जो हमने है
कई प्रकार की जो बातें जानी है। पहला क्या कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से थोड़ा सा पहले अगर हम चलते हैं तो प्रकाश के गुण के बारे में हमने जाना कि प्रकाश के गुण क्या होता है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और यह जो है हमेशा एक सरल और सीधी रेखा में चलता है, ठीक। यह जो है सरल और सीधी रेखा में चलते हैं। और दूसरी बात, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अच्छा चलिए, अब हम बात करते हैं कि निर्वात किसको कहते हैं। देखिए इस बॉक्स में हम जानेंगे कि निर्वात किसे कहते हैं। देखिए निर्वात, ठीक है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके थे। निर्वात का मतलब होता है कि जहां पे जो है हवा ना हो, हवा पानी कुछ भी ना हो, जहां पे वायु प्रवेश ना कर सके, उसे हम निर्वात कहते हैं। जैसे निवृत यानी कि निर्वात, ठीक है। निर्वात में क्या होता है, निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वैक्यूम, इसको इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं, ठीक। तो निर्वात में ना ही हवा प्रवेश कर सकता है, कुछ भी नहीं। तो जहां पे हवा हुआ का भी नहीं प्रवेश हो, यानी कि हवा पवन इस सब का प्रवेश नहीं हो, वहां पर जो है प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक, ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 8 मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। कहाँ होता है, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यानी कि 3 लाख पर मीटर सेकेंड, यानी कि 3 लाख, 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर सेकेंड जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलिए ये प्रकाश स्रोत हमारा हो गया। अब प्रकाश स्रोत के बारे में जान चुके हैं, उसके बाद निर्वात जान चुके हैं, उसके बाद हम जानते हैं प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का मतलब जो है तीव्र छाया बनाता है। यानी कोई भी पारदर्शी जो मतलब जो है वस्तु है अपारदर्शी, ठीक है। अपार जैसे हम हैं, मान लीजिए हम हैं, या कोई भी चीज ऐसा है जिसका जो है आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, तो उसका जो है छाया पीछे बनाता है, ठीक है। तो उसका जो है बहुत ही तीव्र तरीके से उसका छाया बनाता है, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। इसके बारे में हम भी जान चुके थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। परिवर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली या उच्च कोटि की पॉलिश की गई सतह से जो है यानी कि दर्पण से जो है मतलब जो है पड़ती है, तो वो एक निश्चित नियम के अनुसार उसी माध्यम में जो है वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का जो है क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम जानते हैं, वैसे तो मैं सब बता दिया था, बस केवल रिवीजन के लिए ये सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या चीज के लिए बता रहा हूँ, रिवीजन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है ना। इसमें क्या कहते हैं कि आपतित किरण जो होता है, क्या होता है, आपतित किरण जो होता है ना, वह दर्पण की सतह पर आने वाले प्रकाश की किरणें होता है, ठीक है। आपतित किरण जो होता है वह दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरणें होता है। हम रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं क्या, परावर्तित किरण, इसके बारे में भी बता चुके थे, ठीक है, कि परावर्तित किरण इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब होता है सतह से टकराकर वापस लौटने वाली जो किरण होती है, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगला होता है हमारा अभिलंब। क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है, ठीक है। तो अभिलंब क्या होता है, अभिलंब यानी कि नॉर्मल, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। अभिलंब यानी कि आपतन बिंदु पर खींचा गया एक लंबवत काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है। आपतन बिंदु पर यानी कि सतह के आपतन बिंदु पर जो है खींचा गया 90 डिग्री का एक काल्पनिक रेखा को ही अभिलंब कहते हैं। दूसरा यानी कि चौथा नंबर आपतन कोण, ठीक है ना। आपतन कोण क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे मुन्नो, ध्यान से पढ़ोगे, ये केवल और केवल रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली कक्षाओं में जो है इसका फुल डिटेल्स दे चुका हूँ, ये रिवीजन करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम जानते हैं आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और काल्पनिक बने हुए अभिलंब के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। उसी प्रकार से आपतन कोण को हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तित किरण, यानी जो आपतित किरण होती है वह जो बिंदु से टकरा कर वापस जाती है और अभिलंब के बीच जो झुकाव उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं क्या, परावर्तित कोण, ठीक है। क्या कहते हैं, परावर्तित नहीं, परावर्तन कोण कहते हैं इंसिडेंस ऑफ मतलब एंगल ऑफ रेडियस, ठीक है। एंगल ऑफ क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रेडियस नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है। उसी प्रकार से
आगे हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम, कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों परावर्तन के मैंने आपको बताया था कि 2 नियम होते हैं। पहला, प्रथम नियम में क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। ठीक है ना, क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक, दूसरा होता है द्वितीय नियम, मानी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण, जैसे मान लीजिए कोण आई, ठीक है, कोण क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, यानी आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम, तीसरा तो नियम होता ही नहीं है। तीसरा हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के जो प्रकार होते हैं, प्रकाश के परावर्तन किस प्रकार से परावर्तन कर सकते हैं। ये 2 प्रकार से परावर्तन होता है। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। ठीक ना, परावर्तन जो है, नियमित परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम जानते। देखिए, नियमित परावर्तन जो रेगुलर होता है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्टेड, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्टेड। ठीक ना, तो चमकीली व चिकनी सतह से होता है। यह हमेशा और हमेशा चमकीली और चिकनी सतह से होता है। ठीक ना, इधर जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा दर्पण, शांत पानी, ठीक है, शांत जल, ये सब जो हो जाएगा चिकनी सतह से संबंधित हो जाएगा, यानी कि नियमित परावर्तन में आ जाएगा। ठीक है ना मेरे पुण्यों, आगे चलते हैं। अनियमित परावर्तन, यह जो होता है क्या होता है, इरेक्टुलर रिफ्लेक्टर, यानी कि अनियमित परावर्तन होता है। ठीक, क्या होता है, अनियमित परावर्तन। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्टर क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि यह जो होता है खुरदुरी सतह से होता है। उदाहरण के तौर पर हम लेके चलेंगे दीवार, दीवार खुरदुरा होता है। उसके बाद कागज, ठीक है ना, उसके बाद पेपर, ये सारा जो है खुरदुरा परावर्तन होता है। ठीक, तो इसके लिए याद रखने के लिए सबसे बेस्ट जरूरी है कि नियम को समझे, नियम को समझिए, उसके बाद क्या कीजिए, चित्र को बनाइए। क्या करें, चित्र को बनाइए। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं अभ्यास करें। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चलिए, वैसे तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दिया हूं ताकि डायरेक्ट आपको माइंड में जा सके और फटाफट से कल जो है कोई भी पूछे, कोई भी पर्सन पूछे, थर्ड आदमी जो है पूछे, तो आप फटाफट से बता देंगे। एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि हाँ ये वो दिस डैट फन्ना चिन्ह है, एकदम टनाटन है, फटाफट सटासट बता दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे चलते हैं, क्लास को जो है डायरेक्ट सीधा और सीधा अपने मुद्दों पर चलते हैं। ठीक है, बाहरी दुनिया से कोई बात मतलब नहीं है। तो हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सक्सेस होंगे नहीं, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, तो यही सारी बात है। चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसका नाम है गोलीय दर्पण। दर्पण क्या होता है, यानी कि हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है प्यारे मुन्नो, गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं गोलाकार दर्पण या गोलीय दर्पण। ठीक है ना, तो चलिए हम बात करते हैं ऐसा दर्पण। इसकी परिभाषा हो जाएगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलाकार दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गोलाकार दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलाकार दर्पण जैसे आप लोग देखे होइएगा, क्या, गाड़ी का शीशा, साइड मिरर, ठीक है ना, टॉर्च वाला देखे हैं, वह गोलाकार मिरर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा भी हम जान चुके हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलाकार दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलाकार दर्पण कहलाता है। अब हम जानेंगे कि गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से बताइए कि गोलाकार दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट से बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कि गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से बताइए कि गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट से बताइए। खैर चलिए हम बताते हैं, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम बताते हैं, हम है ना जी, हम आप ही लोगों के लिए है ना, कि नहीं पता है तो हम बताएं, तभी तो आप लोग जानेंगे। ये बुरी बात नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जानना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप जानेंगे तो ये दुनिया बहुत आसान हो जाएगी, और अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो ये दुनिया बोझ लगने लगती है। ठीक है ना, ये दुनिया जो है
बहुत बोझ लगने लगती है जब आप नहीं किसी चीज में अपनी उत्सुकता जाहिर नहीं करते हैं। यानी कि आप अगर किसी चीज के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं तो कठिन से कठिन सवाल, कठिन से कठिन समय यूं मिनटों में, चंद चंद मिनटों में कट जाती है। ठीक है, अगर आप समझने की और जानने की उत्सुकता रखते हैं। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम बताते हैं, हम कहाँ हैं जी, हाँ बताने के लिए हैं। चलिए बात करते हैं अवतल दर्पण। क्या अवतल दर्पण जानते हो? नहीं जानते हो? चलिए हम पहले इसका भेद के बारे में जानते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। देखिए गोलीय दर्पण जो हमारा होता है, गोलीय दर्पण यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, हम गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा आप लोग एडवांस माइंड नहीं लगाइएगा। ठीक है, जो अभी बताया जा रहा है बस उसी पे ध्यान दीजिएगा, अलग कोई भी ध्यान नहीं दीजिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, जो भी मैं परिभाषा बताता हूँ ये अपने तरीके से बताता हूँ, इसलिए आप लोग इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि सर आप जो बता रहे हैं ना वो किसी बुक में मिल ही नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट एक ही होता है, मतलब कंसेप्ट एक ही होता है, परिभाषा अलग अलग हो सकता है। हर एक किताब में हर एक अलग अलग परिभाषा हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट या समझना एक ही तरह से होता है। ठीक है, एक ही तरह से, समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन समझना क्या है, वही समझना है। ठीक है, यानी कि कंसेप्ट एक ही होता है। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं गोलाकार दर्पण, यानी कि गोलाकार दर्पण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलाकार दर्पण कहलाता है। यह जो है यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर, दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। क्या होता है? पहला हमारा होता है अवतल दर्पण, दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को हम कहते हैं कनकेव मिरर और दूसरा उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब हम इसका बारी बारी से इसका जो है परिभाषा जानेंगे, उसके बाद जानेंगे इसका उपयोग, ध्रुव, वक्रता, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, द्वारिका। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का जो है क्या करते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है ना, पहले क्या जानते हैं? परिभाषा। चलिए हम अगला देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को जो है इंग्लिश में हम कहते हैं कनकेव मिरर। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। यानी कि ये जो पहला भेद है इसका, तो जानेंगे इसका जो है परिभाषा क्या होता है। देखिए इसका परिभाषा होता है हमारा कि वह गोलाकार दर्पण, वह गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अर्थात गोले की केंद्र की ओर धंसा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है गोले के केंद्र की ओर धंसा होता है और बाहरी उभरा भाग पॉलिश किया हुआ होता है। यानी कि बाहरी जो है उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का चित्र है। देखिए ये बाहरी जो भाग है, बाहरी भाग जो है उभरा हुआ है और इसका परावर्तक पृष्ठ अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा होता है। ये जो है परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से जो है प्रकाश परावर्तित होती है तो यह जो है केंद्र की ओर धंसा होता है, तो इसको जो है क्या कहते हैं? इसको को जो कहते हैं हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसे जो है इसे एक और लेंस, इसे एक और दर्पण भी कहते हैं, इसे जो है अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है, इसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको जो है अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसका परिभाषा आप लोगों को बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि परिभाषा जो है अवतल दर्पण का, वह गोलाकार दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की तरफ जो है धंसा होता है और बाहरी उभरे भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है, इसका प्राकृतिक जो होता है यह अभिसारी दर्पण के रूप में कार्य करता है। इसका जो काम होता है अभिसारी दर्पण के रूप में कार्य करता है और यह क्योंकि यह अपने आने वाली किरणें, आने वाली समांतर किरणों को जो है फैलाती है, यानी फैलाती नहीं है, बिंदुओं पर मिलाता है। समांतर किरणों को है एक बिंदुओं पर जो है मिलाती है, यानी कि अभिसारित करती है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम जानेंगे इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग, ठीक ना, इसका जो है उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग जो है वाहनों के हेडलाइट,
टॉर्च जो बढ़ता है, वाहनों के जो है हेडलाइट, मरीजों के दंत का प्रतिबिंब देखने के लिए, मरीजों का क्या देखने के लिए, दांत का जो है प्रतिबिंब देखने के लिए इसका जो है प्रयोग होता है। दूसरा इसका होता है सौर भट्टियों में इसका यूज होता है। कहाँ होता है? सौर भट्टी, सूर्य के प्रकाश यानी सौर भट्टियों में इसका जो है यूज होता है, ठीक ना। इसका क्या होता है? सौर भट्टियों में यूज होता है। दूसरा अब हम बात करते हैं दूसरा उत्तल दर्पण की तरफ। उत्तल दर्पण हमारा किस प्रकार से होता है, देखिए कि उत्तल दर्पण जो है किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। उत्तल दर्पण इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर इंग्लिश में कहते हैं। और इसकी संरचना देखिए, इसका परिभाषा क्या होता है। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। अगला हम बात करते हैं वह गोलाकार दर्पण। क्या कहते हैं? कि वह गोलाकार दर्पण जिसका, वह जो है वह गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर उभरा रहता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है और अंदर की ओर धंसे भाग पर, अंदर की ओर क्या है? धंसे भाग पर पॉलिश किया हुआ रहता है। एक बार फिर से चलेंगे पुनः, देखिए अब उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसका परिभाषा होता है कि वह दर्पण, वह गोलाकार दर्पण, यानी कि वह गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है, परावर्तक जहां से किरणें टकराकर परावर्तित होती है वह बाहर की ओर रहता है, ठीक है। वह क्या रहता है? बाहर की ओर रहता है, और क्या होता है? और अंदर के धंसे भाग पर पॉलिश किया हुआ रहता है। अंदर के जो है धंसे भाग पर जो है पॉलिश किया हुआ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह, यानी कि अंदर के धंसे भाग पर पॉलिश किया हुआ होता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो चलिए हम उत्तल दर्पण, इसे जो है उत्तल दर्पण को जो है अभी अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल लेंस को ही अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। अपसारी दर्पण इसको क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे अपसारी दर्पण यानी कि डाइवर्जिंग मिरर यह किरणों को फैलाता है, यह किरणों को क्या करता है? फैलाता है। एक बिंदु पर जैसे है, उस बिंदु पर पड़ने के बाद किरणों को क्या करेगा? वो फैलाएगा, इसीलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग मुख्य तरह से वाहनों के साइड मिरर, देखिए रियर मिरर क्या है इसका उपयोग, देखिए इसका उपयोग जो है वाहनों के साइड मिरर, क्या कहते हैं? दोनों साइड जो रहता है वाहनों के साइड मिरर, वाहनों के जो है साइड मिरर के रूप में रहता है। देखिए वाइड, इसका साइड मिरर का क्या काम होता है? जैसे अगर पीछे का जो वस्तु है उल्टा रहता है तो साइड मिरर के माध्यम से जो है यानी उत्तल दर्पण के माध्यम से जो है उसको हम सीधा देख सकते हैं। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, ठीक ना। जैसे कैसे होता है? देखिए प्रतिबिंब जो है सीधा, जैसे एम्बुलेंस में लिखा रहता है उल्टा लिखा रहता है कि नहीं? एम्बुलेंस में कैसे लिखा रहता है? उल्टा। क्यों उल्टा लिखा रहता है? ताकि कोई भी वाहन जब आगे से जो साइड मिरर में दिखता है तो उसको सीधा दिखता है एम्बुलेंस, ठीक है। एम्बुलेंस सीधा दिखता है। इसी तरह से यह क्यों होता है? उल्टा से सीधा क्यों दिखता है? क्योंकि यह प्रकाश के प्रवर्तन के वजह से दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया और इसका ये परिभाषा भी हो गया, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा चित्र। ये चित्र हो गया, देखिए मतलब जो है दर्पण का, जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है और उभरा रहता है और साथ ही साथ अंदर के धंसे भाग पर पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक ना। तो ये हमारा रहा अंदर के धंसे भाग पर पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है। अंदर में जो धंसा हुआ भाग है यह पॉलिश किया हुआ है, ठीक। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अब हम उत्तल दर्पण के बाद सबसे महत्वपूर्ण जानेंगे गोलाकार दर्पणों से संबंधित शब्दावली। देखिए शब्दावली क्या होता है, ठीक है ना। अब हम गोलाकार दर्पण से संबंधित एक शब्दावली के बारे में जानते हैं कि शब्दावली क्या होता है। देखिए पहले तो हम जान लें कि ये आप लोग नहीं जानते हुए कि F क्या है, C क्या है, P क्या है, नहीं जानते हैं, तो यही हम जानते हैं, इसी को शब्दावली कहते हैं। देखिए जैसे पहला नंबर पे होता है ध्रुव, क्या होता है? पहला नंबर पे होता है ध्रुव, ठीक है, ध्रुव होता है। तो ध्रुव क्या होता है? ध्रुव को जो है हम लोग डिनोट करते हैं P से, यानी कि इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसको डिनोट करते हैं P से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं P से। इसका मतलब क्या होता है? देखिए गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलाकार दर्पण के क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी कि गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है, यानी कि पोल कहते हैं, ठीक है ना। ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं, ठीक। अब हम दूसरा नंबर पे चलते हैं, वक्रता केंद्र क्या है? दूसरा नंबर पे हमारा है वक्रता केंद्र, ठीक है। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो वक्रता केंद्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं? सेंटर
ऑफ कन्वर्जर, इसको डिनोट करते हैं किससे, इसको डिनोट करते हैं सी से, क्या से करते हैं, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको वक्रता त्रिज्या को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र जो होता है, गोलाकार दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलाकार गोले का दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे हम केंद्र का जो है क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को जो है हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे जिस गोले का भाग, यहाँ से अगर मान लीजिए इसको नचाएंगे या गोलाकार दर्पण जैसे प्रकाश की सहायता से जो बनाएंगे तो यहाँ पर जो उसका सेंटर होता है इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। अब हम बात करते हैं, तीसरा नंबर पे आता है हमारा, क्या आता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या आता है। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जर, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जर, ठीक है, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जर कहते हैं, ठीक है। इसका जो परिभाषा होता है इसको जो है हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, वक्रता त्रिज्या, क्या है, वक्रता त्रिज्या, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। कैपिटल आर से इसका परिभाषा हो जाएगा कि ध्रुव P और वक्रता केंद्र, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव ध्रुव समझ रहे हैं, ध्रुव ये हमारा हो गया, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष दोनों कहते हैं, ठीक है। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव तथा, क्या कहता है, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस से गुजरने वाली सीधी, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी व काल्पनिक रेखा, देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी और काल्पनिक रेखा, इसी रेखा को जो ये जो रेखा जा रहा है इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल रे, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल रे, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल रे, ठीक है। इसको नाम अपने तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। अगला होता है हमारा मुख्य फोकस, पांचवा नंबर पे हमारा होता है मुख्य फोकस, क्या होता है, मुख्य फोकस, देखिए पांचवा नंबर पे हमारा होता है मुख्य फोकस, क्या होता है, मुख्य फोकस। इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, इसको हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। फोकस क्या होता है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के जो है, जैसे ये हमारा मुख्य अक्ष, इधर से मान लीजिए जो किरणें आ रही है, इधर से जो किरणें आ रही है, यह परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर कटेगी, यानी कि जिस बिंदु पर मिलेगी, यह मिलती हुई प्रतीत होती है, ये तो किरणें आ ही रही है, ये तो किरणें आ ही रही है। अब यहाँ पे परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर जो है मिलती हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यही हमारा फोकस हो गया, यही हमारा फोकस हो गया, मुख्य फोकस हो गया, तो क्या हो गया, यही हमारा मुख्य फोकस हो गया, ठीक। अगला हम बात करते हैं फोकस दूरी की, देखिए फोकल लेंथ, ध्रुव और पी, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होता है, ध्रुव, देखिए क्या है, क्या हम बताए हैं, 6 फोकस दूरी, 6 नंबर फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। इसका जो परिभाषा देखिए, ध्रुव तथा, क्या होता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। देखिए ध्रुव, ये ध्रुव है, देखिए यहां से ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव है, और यहाँ पे ध्रुव, ये फोकस है और यहाँ पे ये ध्रुव है, ठीक है, ये फोकस है और यहाँ पे जो क्या है, ध्रुव है, ठीक है, क्या है, ध्रुव है, पोल है, ठीक है, ये फोकस दूरी है, ठीक। तो इसको परिभाषा हम जानेंगे, ध्रुव और फोकस दूरी क्या कहता है, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को, यानी कि ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी, यानी कि ये जो हो गया हमारा फोकस दूरी और ये हमारा ध्रुव, तो ध्रुव से लेकर के फोकस दूरी के बीच की जो दूरी होती है इसी को कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, क्या से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से जो है इसको सूचित करते हैं, ठीक है, ये हो गया फोकल दूरी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं द्वारक। द्वारक क्या हो, देखिए परावर्तक पृष्ठ की वह खुली सीमा क्षेत्र जिसका उपयोग प्रकाश के परावर्तन में होता है, ठीक है, इसके द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारक।
एपर्चर, ठीक है, एपर्चर, ठीक है, इसको कहते हैं एपर्चर, परावर्तक पृष्ठ की, यानी क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ की वह खुली सीमा क्षेत्र जिसका उपयोग प्रकाश के परावर्तन में होता है, इसे हम कहते हैं द्वारक, इसे हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। देख, ठीक है, अब हम जानते हैं कि गोलाकार दर्पण के फोकस दूरी की, यानी कि गोलाकार दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके संबंध देखिए, गोलाकार दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध के बारे में हम जानते हैं। देखिए, गोलाकार दर्पण में क्या होता है कि इसमें जो है फोकस दूरी उसकी त्रिज्या के जो है, उसकी वक्रता त्रिज्या के जो है आधी होती है, यानी कि इसका जो फोकस दूरी है, इसका जो त्रिज्या होगा उसका आधा होगा, उसका क्या होगा, आधा होगा। यानी कि इसमें हम सूत्र लिख सकते हैं कि F बराबर जो है, F बराबर जो है R/2, F बराबर जो है R/2, ठीक है, F बराबर जो है R/2। तो यह क्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण में जो है फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है, याद रखें। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, स्मॉल f जो है, फोकस दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है क्या? जी नहीं, फोकस दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है, फोकस दूरी जो है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, इसका जो प्राकृतिक होता है अभिसारिक होता है, क्या होता है, अभिसारी होता है। इसमें जो है किरणें, समांतर किरणों जो है फोकस पर मिलती है, क्या होता है, समांतर किरणें जो है फोकस पर मिलती है। और इसका उपयोग क्या होता है, हेडलाइट या दांत चिकित्सकों का दर्पण, सौर भट्टी, सैटेलाइट के जरिए होता है, सर्च लाइट, ये सब जो होता है गोलाकार अवतल दर्पण में आता है, ठीक है। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में इसकी प्रकृति कुछ क्या होती है, अपसारी होता है, और किरणें जो है समांतर किरणें फैल जाती है, समांतर किरणें जो आती है वो फैल जाती है। और इसमें जो है अवतल में जो समांतर किरणें जो है फोकस पर मिलती है, और इसमें जो समांतर किरणें जो है फोकस पर आने के बाद फैल जाती है, ठीक है। इसके बाद उपयोग इसका जो होता है साइड मिरर के रूप में होता है, स्ट्रीट लाइट के रूप में होता है, सुरक्षा दर्पण के रूप में होता है, ठीक है, ठीक ना। अब हम आगे इसका जानेंगे, इससे जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रखिएगा तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी और स्थिति होगी वो अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। देखिए, जैसे मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ, और इसका जो मैंने चार्ट जो है, चार्ट यानी कि इसका जो चार्ट या नोट्स जो है, नोट्स में ही चार्ट बना हुआ है, तो नोट्स आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए, अगर वस्तु की स्थिति जो है अनंत पर होगी, इन्फिनिटी होगी, वस्तु की स्थिति जो है अनंत पर होगी, वस्तु की जो स्थिति है वह अनंत पर होगी, तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा और इसका आकार अत्यधिक छोटा होगा। इसका आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, ठीक है ना। इसका आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, और इसका जो है आकृति होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। दूसरा नंबर पर, अगर वस्तु का स्थिति जो है अनंत और सी के बीच होगा, अनंत और सी, देखिए सी का मतलब क्या होता है, सेंटर, ठीक है, अनंत और सी के बीच होगा, तो इसका जो है प्रतिबिंब का स्थिति जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, फोकस पर, फोकस तथा सी के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और सी पर बनेगा, ठीक है, कहाँ बनेगा, फोकस तथा सी के बीच बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं तीसरा नंबर, अगर वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। क्या होगा, वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर होगा, तो जो है सेंटर पर होगा, तब प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और साथ ही साथ वस्तु जो है जितने आकार का होगा, जितने साइज का होगा, उसका सेम साइज बनेगा, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, साथ ही साथ वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, यानी कि रियल बनेगा, हकीकत में बनेगा, और उल्टा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर, अगर वस्तु जो है सी तथा एफ के बीच होगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है सी से, यानी कि सी से परे, यानी कि सी और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और अगला जो है प्रतिबिंब की जो आकृति होगी वह जो है वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसमें जो है प्रत्येक प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा। और लास्ट में एक होता है, पांचवा नंबर पर हम पहले चलते हैं, फोकस पर। अगर वस्तु जो है फोकस पर होगा तो उसका जो है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और साथ ही साथ इसका जो है प्रतिबिंब होगा अत्यंत ही बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा,
क्या होगा, अत्यंत ही बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक ही जगह पर काल्पनिक और आभासी बनता है, कब, जब फोकस तथा ध्रुव के बीच वस्तु होगा। फोकस और यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच, अगर इसके बीच जो अगर वस्तु होगा, फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु होगा, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु होता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, यानी कि दर्पण के पीछे बनता है और इसका जो है प्रतिबिंब जो है बड़ा होता है, प्रतिबिंब जो है क्या बनता है, बड़ा बनता है। और यह प्रतिबिंब आभासी और जो क्या होता है, सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। एकदम लगेगा नहीं कि प्रतिबिंब है, आभासी होता है, वास्तविक नहीं बनता है, आभासी और सीधा होता है, ठीक। चलिए इसका हम जो है कुछ स्थिति के बारे में जानते हैं कि बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम जान। देखिए स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होता है, जब वस्तु कहाँ होता है, वक्रता केंद्र और सी पर होता है। कहाँ होता है वस्तु, जब जो है वस्तु जो होता है वक्रता केंद्र और सी पर होता है तो किरण का आरेख, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर एफ से गुजरेगी और दूसरी जो है एफ में जाकर समांतर हो जाएगी, दोनों सी के ठीक नीचे मिलेगी, दोनों क्या होगा, सी के जो है ठीक नीचे मिलेगा, ठीक है। स्थिति 6 ठीक, फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच जो वस्तु रहता है वो कैसे बनता है। देखिए अगर जब वस्तु एफ तथा पी के बीच होगी तो किरण का जो आरेख है संकेत, किरण परावर्तन के बाद फैलती है, जब इन्हें दर्पण के पीछे बढ़ाया जाता है तो वो एक बिंदु पर मिलकर सीधा और क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। अगर हम बात करते उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। चाहे वस्तु कहीं पर आप रख देंगे तो वस्तु जो है आभासी ही बनेगा, छोटा बनेगा और जो है क्या होगा, प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि वस्तु अगर अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए वस्तु अगर अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा पीछे, ठीक है, और इसका जो है आकार होगा बिंदुवत होगा, छोटा, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, और यह आभासी और सीधा बनता है, ठीक। और दूसरा नंबर पर है अनंत तथा ध्रुव के बीच अगर वस्तु होगा तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पी तथा एफ के बीच छोटा, आभासी व सीधा बनता है, छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। देखिए एक छोटा सा है कि अवतल दर्पण कभी कभी बड़ा भी प्रतिबिंब बना देता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा जो है उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटा और सीधा और आभासी जो है प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। सी का मतलब आप जानते ही वक्रता केंद्र, एफ का मतलब जानते ही है मुख्य फोकस और पी का मतलब जानते ही है ध्रुव यानी पोल, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़े हैं। अब हम आगे जो बात करेंगे वो कल की कक्षा में पढ़ेगी कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ठीक है, कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जैसे नियम, वस्तु ऑब्जेक्ट को हमेशा दर्पण के बाईं ओर लेफ्ट रखा जाता है, ठीक ठीक है, इसको पढ़ाई देते हैं, उसके बाद कल जो है दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे, ठीक ना। क्या होता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी कि न्यू कार्टेशियन कन्वर्टेशन, ठीक है, क्या होता है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसको नियम 1, वस्तु जो है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु जो है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर क्या कहते हैं, वस्तु जो है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, वस्तु जो है हमेशा कहाँ रखा जाता है, वस्तु जो है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ठीक। दूसरा जो है नियम, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है, यानी कि सभी का जो दूरियां हैं मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है, ठीक। तीसरा नंबर पर है हमारा नियम 3, ठीक है, नियम 3 क्या कहता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में, यानी कि आपतित जो प्रकाश की दिशा होता है, जिधर से प्रकाश आता है तो उसके बाईं से दाईं ओर, यानी कि मान लीजिए बाईं से दाईं ओर जा रहा है, तो मान लीजिए अगर इधर से प्रकाश अगर दाईं ओर जा रहा है तो मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है। इधर से जो मान लीजिए दाईं तरफ जा रहा है तो इधर से इधर साइड जो जा रहा है वो हमेशा जो है दूरियां धनात्मक होती है। जैसे यहाँ पर अगर इधर से जो दूरी नापेंगे इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ, किस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ, यानी कि इस साइड, यहाँ से जो है आपतित किरण इस साइड जा रहा है तो दूरियां हमेशा धनात्मक होती है। क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक।
नियम 4 हमारा क्या कहता है, देखिए आपतित प्रकाश की दिशा में, देखिए आपतित प्रकाश की दिशा में ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती। देखिए आपतित ये जो प्रकाश की दिशा है, इधर से प्रकाश जा रहा है इधर, अब इधर से जो है प्रकाश आपतित की तरफ जा रहा है, तो इसके बीच इधर से अगर हम दूरियां इस साइड से इधर हम नापेंगे, यहाँ से हम दूरियां इधर नापेंगे, तो हमारा जो है ऋणात्मक होगा। दूरियां जो है किस चीज में होगा, ऋणात्मक यानी माइनस में होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं नियम 5, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक होती है। ठीक, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, जैसे देख लीजिए ये हमारा मुख्य अक्ष है, पोल। ठीक है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर क्या कहते हैं, समझ रहे हैं, मुख्य अक्ष से जो है अगर यहां से जो है ऊपर की ओर दूरियां नापेंगे, यानी यहां से ऊपर की ओर जो दूरियां नापेंगे वो हमेशा जो है धनात्मक में होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरियां नापेंगे वो हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये हमारा सुपर टॉपिक रहा। क्या रहा हमारा, सुपर टॉपिक रहा। ये जो है नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के रूप में रहा। ठीक है ना, तो देखिए एक चीज और बात आ देते हैं सुपर शॉर्ट ट्रिक नोट्स, जिसमें जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैपिटल एफ स्मॉल एफ जो है हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और वस्तु की दूरी म्यू हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी यू हमेशा जो है क्या होता है, वस्तु की दूरी जो होता है यू हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये सारा क्लास जो रहा आज के टॉपिक में ये सारा कवर हुआ। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे दर्पण सूत्र, ये हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा नहीं भी लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए अच्छा नहीं लगा होगा। क्योंकि जब आपको पढ़ने में मन लगता होगा तो जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि कंसेप्ट इतना आसान तरीके से बताना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होता है। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी नया वीडियो आए, यानी कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आए, तो आप तक जरूर पहुंचे, तभी तो आप लोगों को जानकारी मिल पाएगी। तो इसी तरह से जानकारी के क्रम में, जानकारी इकट्ठा करे के क्रम में, यानी कि जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अगर आप इच्छुक है तो पहले जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर इसका आप नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी उतार सकते हैं, यानी कि नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं यहाँ से उतारने में आपका मन नहीं लगता, कोई बात नहीं है, तो नोट्स मिलेगा इसका जो है आप लोगों को नोट्स मिलेगा। वो आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखिए वो आपको ये क्लास खत्म होते या क्लास से पहले ही वो नोट्स अपलोड कर दिया जाता है, ताकि आप वो नोट्स को जो है पढ़ के आएंगे तो यहाँ समझने में और आसानी होगी। इसलिए जो है क्लास का जो है नोट्स सबसे पहले ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो आप फटाफट से इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके ज्वाइन टेलीग्राम लिंक आएगा ब्लू कलर का, जहाँ पे लिखा होगा टेलीग्राम लिंक, तो वहां पे जो टेलीग्राम लिंक है, जो ब्लू कलर का जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कीजिए, फटाक से जो है आप कहाँ चले जाइएगा, टेलीग्राम लिंक पर चले जाइएगा, और वहां पे डायरेक्ट दिखेगा प्रकाश के परावर्तन का नोट्स, यानी अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के नोट्स वहां पे दिखेगा। तो वहां पे आप जो है फटाक से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ने लगिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।